नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए आज से एक नई क्लास की सीरीज हिंदी मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसकी एक क्लास प्रतिदिन आप लोगों को आपकी परीक्षा तक मिलती रहेगी। आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। यह सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी, यह मेरा वादा है आप लोगों से। तो आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई आपसे पूछा है। लघुत्तम का तात्पर्य है छोटी और सार्थक से तात्पर्य है जिसका कोई अर्थ निकले। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? भाषा की छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण क्या होता है? वर्ण लिखित रूप होता है। क्या होता है? लिखित रूप होता है। और ध्वनि क्या होती है? वर्ण और ध्वनि में थोड़ा अंतर होता है, स्वरूप एक ही होता है। जब हम किसी वर्ण को लिखते हैं तो वो उसका लिखित रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और जब हम उसी लिखे हुए वर्ण को उच्चारित करते हैं यानी उसको बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है? ध्वनि हो जाती है। यानी लिखित रूप से जो वर्ण है उसका जो मौखिक रूप होता है वो क्या होता है? ध्वनि होती है। ठीक है, वर्ण और ध्वनि क्लियर हो गया। अक्सर यहां से आपको फंसाता है। आगे देखिए, यहां आपसे पूछा है भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। हमने यहां पर एक वर्ण लिखा आ, दूसरा वर्ण लिखा आ। क्या यहां से कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। हमने एक वर्ण और लिख दिया जा। क्या इनमें से कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है लेकिन सार्थक नहीं है। हमसे पूछा है सार्थक इकाई। अब हम क्या करें? इस आ को जा के साथ जोड़कर लिख दें तो यह बन जाता है आज। क्या बन जाता है? आज बन जाता है। और आज जैसे ही बना इसका सार्थक अर्थ निकल गया। तो भाषा की जो सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई हो गई, यही हो गई। और यह क्या है? शब्द है। तो भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी हो गई? शब्द हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम है। हिंदी की जननी संस्कृत है। हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है। और संस्कृत को आदि भाषा कहा जाता है। संस्कृत को आदि भाषा कहा जाता है। संस्कृत से हिंदी बनने में हिंदी कई प्रक्रमों से गुजरी है। वही प्रक्रम आपसे पूछे गए हैं। इसका उत्तर होगा ए। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से फिर बोलियों का उदय हुआ है। अपभ्रंश को ही अवहट्ट भी बोला जाता है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। हमारी जो मानक भाषा हिंदी है इसका जो विकास हुआ है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। याद रखिएगा, कभी पूछता है कि हिंदी मानक भाषा का या हिंदी का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप याद रखिएगा सौर सैनी अपभ्रंश से हमारी जो मानक भाषा हिंदी है, हमारी जो मानक हिंदी है उसका उदय हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, यानी वो कौन सी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। हमने आप लोगों को 25 वर्ग बताए थे जिन्हें हमने वर्गीय व्यंजन कहा था। क्या कहा था? वर्गीय व्यंजन कहा था। और इन्हें ही हमने स्पर्शी व्यंजन भी कहा था। क्या कहा था? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन भी कहा था। 5-5 के वर्ग में 25 वर्ग होते हैं जिन्हें वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। पहला वर्ग होता है का वर्ग, यानी का, खा, गा, घा और या। इसका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से होता है। अगला वर्ण है चा, चा, छा, जा,
झा और वां। इसका उच्चारण होता है तालु से, यानी ये तालव्य ध्वनियां हैं। अगला वर्ण है टा, ठा, डा, ढा और अणा। ये ध्वनियां मूर्धन्य है, यानी इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला वर्ण है ता, था, दा, धा और ना। इनका उच्चारण दंत, यानी ये दंतव्य ध्वनियां हैं। कैसी हैं? दंतव्य ध्वनियां हैं। और अगला वर्ग है पा वर्ग। पा, फा, बा, भा और मा। ये जो ध्वनियां हैं इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, यानी ये ओष्ठ्य ध्वनियां हैं। तो आप देख लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी टा, ठा, डा, ढा कैसी ध्वनियां हैं? मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा का तात्पर्य होता है नाम। किसी का नाम होगा, कोई स्थान होगा, कोई भाव होगा, यह सब क्या होता है? संज्ञा होता है। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, भाववाचक। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इनमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, ये आप लोग शॉर्ट में देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में अकेली होती है और एक वचन होती है। क्या होता है? दुनिया में अकेली होती है और एक वचन होती है। और जातिवाचक संज्ञा जो होती है, जातिवाचक संज्ञा इनके जैसा कोई और भी होता है और इनका बहुवचन भी होता है। जैसे हमने यहां लिखा हिमालय, हमने यहां लिखा हिमालय। हिमालय क्या है? दुनिया में इकलौता है। हिमालय दुनिया में इकलौता है और इसका बहुवचन नहीं हो सकता। हमने यहां लिखा पर्वत, हमने यहां लिखा पर्वत, तो पर्वत के जैसा कोई और भी पर्वत होता है, तो पर्वत का बहुवचन भी हो सकता है। तो एकमात्र संज्ञा ऐसी है जो बहुवचन होती है, और वो संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो सब कैसी होती हैं? वो सब जातिवाचक संज्ञा में होती हैं। कैसी संज्ञाएं होती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जिनसे किसी समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है। जैसे कक्षा, कक्षा, टोली, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जिनसे माप तौल की वस्तुओं का बोध होता है। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जिनसे माप तौल का बोध होता है। जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। और भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिनसे किसी भाव का बोध होता है, किसी भाव का बोध होता है। और इनको पहचानने का सबसे बेहतर तरीका होता है, इनको किसी को दे नहीं सकते, इनको किसी को दे नहीं सकते। हम भाववाचक संज्ञाओं को किसी को दे नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, इनको महसूस किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं को छू नहीं सकते, दे नहीं सकते, इनको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे गरीबी, क्या हम गरीबी को किसी को दे सकते हैं? क्या गरीबी हम महसूस कर सकते हैं? ना तो हम ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। करुणा, करुणा, दया, माया, ये सब क्या हैं? ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
नेता का स्त्रीलिंग रूप निम्न में कौन सा होगा? नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होगा। क्या होगा? नेत्री होगा। कौन कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, इसको पहचानने की एक बहुत शानदार टेक्निक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसको अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आपका ये कभी गलत नहीं होगा। आपको क्या करना है? आपको सर्वनाम के रूप में मेरा है, मेरी है, मेरा है या मेरी है, विशेषण के रूप में अच्छा है या अच्छी है, अच्छा है या अच्छी है, क्रिया के रूप में कर रहा है, कर रहा है या कर रही है। ये शब्द आप याद रखिए। और कोई भी शब्द जो आपको दिया गया है उस शब्द से इनके साथ एक वाक्य प्रयोग कीजिए। अगर वाक्य में ये शब्द आते हैं तो वो शब्द पुल्लिंग होगा। वो शब्द कैसा होगा? पुल्लिंग होगा। और वाक्य में अगर ये शब्द आते हैं तो वो कैसा शब्द होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ये शब्द है नेता, नेता अच्छा है या अच्छी है? नेता अच्छा होता है या अच्छी होती है? नेता अच्छा होता है। नेता अच्छी है जैसे ही हम बोलेंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, अटपटा हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इनको पहचान लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन होगा। मैं चलती थी में मैं का जो बहुवचन होता है वो हम होता है। याद रखिएगा, मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है आपसे पूछा है। कौन सा शब्द विशेषण है या नहीं है, इसको पहचानने की एक और बेहतरीन टेक्निक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कोई भी शब्द विशेषण होगा तो उसके साथ एक ऐसा शब्द जरूर जुड़ जाएगा जो विशेष से होगा, क्योंकि विशेषण का गुण ही विशेषता बताना होता है। अगर विशेषण है तो वो विशेषता बताएगा ही बताएगा, और जब वो विशेषता बताएगा तो किसी न किसी विषय वस्तु की विशेषता बताएगा, और जो विषय वस्तु होती है वो वहां पर सेट हो जाएगी, और वही विषय वस्तु क्या होती है? विशेष से होती है। तो आप लोगों को पहचानने के लिए क्या करना है? कोई शब्द, कोई व्यक्ति, कोई विशेष भाव यहां पर सेट करना है। अगर वो वहां पर सेट हो जाता है तो वो विशेषण शब्द होगा। जैसे सज्जन के साथ हमने लगा दिया व्यक्ति, सज्जन के साथ व्यक्ति लग गया ना, सज्जन व्यक्ति। दुर्जन के साथ लगा दिया दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति लग गया ना। सुकुमार के साथ लगा दिया हमने सुकुमार कवि, सेट हो गया ना। लेकिन जैसे ही हम मानव के साथ लगाने जाते हैं तो यहां पर नहीं लगेगा। तो ये क्या है? विशेषण नहीं होगा, और बाकी सब क्या होंगे? विशेषण होंगे। याद रखिएगा आप लोग, विशेषण शब्द के साथ एक शब्द ऐसा जरूर सेट हो जाएगा जो विशेष से होगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, फिर सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है? इस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। वो कैसी क्रिया होती है? वो सकर्मक क्रिया होती है। कैसी होती है? सकर्मक होती है। और जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वो कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले कर्ता ढूंढना है। वाक्य में सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? कर्ता ढूंढना है, और उसके बाद आपको ढूंढना है क्रिया। क्या ढूंढना है? क्रिया। और क्रिया क्या होती है? कार्य होता है। क्रिया क्या होती है? कार्य होता है। और कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। ये कौन होता है? कार्य को करने वाला। ये कौन होता है? कार्य को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। आप इन दोनों को वाक्य में पहचानिए, और पहचानने के बाद आपको क्या करना है? कर्ता और क्रिया के मध्य में क्या लगाना है? कर्ता और क्रिया के मध्य में क्या लगाना है? और जैसे ही आपने क्या लगाया, अगर आपको उत्तर मिले,
अगर आपको उत्तर मिल जाए, अगर आपको उत्तर मिल जाए तो वो कैसी क्रिया हो जाएगी? तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और यदि उत्तर ना मिले, यदि उत्तर ना मिले तो वो कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। याद रखिएगा, इस टेक्निक को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। इन वाक्यों को देख लीजिए आप। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसमें जैसे ही हम देखते हैं कर्ता क्रिया को छांटते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस टब को खाली, इस टब को पानी से भर दो। जैसे ही हमने यहां पे देखा, इस टब को पानी से भर दो, क्रिया, इसमें क्रिया क्या है? भरना। क्या करना है? पानी भरना है। हमें क्या का उत्तर मिला ना? मां बेटे को खाना खिला रही है। मां बेटे को खाना खिला रही है। क्या खिला रही है? खाना खिला रही है। उत्तर मिला ना? चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी और विकल्प ए में आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कपड़े के नीचे अंडरलाइन है, कपड़े का आपसे कारक पूछा है। कारक कितने होते हैं भैया? कारक 8 होते हैं। कर्ता, इसकी जो विभक्ति होती है वो ने होती है। कर्म, इसकी जो विभक्ति होती है वो को होती है। करण, इसकी जो विभक्ति होती है वो से होती है। और संप्रदान, 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 इसकी जो विभक्ति होती है वो के लिए होती है। क्या होती है? के लिए होती है। और अपादान, अपादान, अपादान की जो विभक्ति होती है वो से होती है। लेकिन ये जो से होता है और करण का से होता है, इसमें क्या फर्क होता है? ये अलगाव की बात करता है। किसकी बात करता है? अलगाव का भाव होता है इसमें अपादान में। और अगला होता है संबंध कारक। और संबंध कारक की 9 विभक्तियां होती हैं। काकी के, रारी रे, नानी ने, ये इसकी 9 विभक्तियां होती हैं। और अधिकरण की, अधिकरण जो कारक होता है, अधिकरण में, पर, भीतर, भीतर और पै, ये सब विभक्तियां किसकी होती हैं? अधिकरण कारक की होती हैं। और संबोधन तो होता ही संबोधन है, आप लोग उसको समझते हैं। अगर आपको देखना है, कभी कभी क्या होता है वाक्य में ये विभक्तियां लुप्त होती हैं, तो आपको इन टैग को याद रखना है। इन टैग को आपको याद रखना है। कर्ता कारक है या कर्म कारक है, इसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले क्या करना है? कर्ता कारक को पहचानने के लिए, कर्ता कारक को पहचानने के लिए आप एक प्रश्न करेंगे। वाक्य आपने पढ़ा और आपने प्रश्न किया, कौन, कौन, कौन कर रहा है? कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला होता है। कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला होता है। और क्रिया क्या होती है? कार्य होता है। और दूसरा, आपको जैसे ही आपको देखना है कि कर्म, कर्म का कारक अगर आपको पहचानना है तो आपको क्या प्रश्न करना है? क्या प्रश्न करना है? और क्या का प्रश्न जैसे ही आपने किया, आपको उत्तर मिल जाएगा। और जब उत्तर मिल जाएगा तो आप समझ लीजिएगा वहां पर कर्म कारक है। इस वाक्य में आप लोग देखिए, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा? क्या किया? कपड़ा खरीदा। क्या किया? कपड़ा खरीदा। उत्तर मिला ना? तो फिर ये आपका कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में गीध का तत्सम रूप है। गीध का तत्सम रूप गृध है। गीध का तत्सम रूप क्या है? गृध है। गर्दभ का तद्भव रूप, गर्दभ तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप होगा गधा। क्या होगा? गधा। ग्रंथि तत्सम रूप है, ग्रंथि तत्सम रूप है और इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? गांठ होगा। क्या होगा? गांठ। गंध तत्सम रूप है और इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? महक होगा। क्या होगा? महक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में तद्भव शब्द है। इन शब्दों में आपसे तद्भव पूछा है। अग्नि तत्सम रूप है और इसका जो तद्भव होता है वो आग होता है। क्या होता है? आग होता है। पुष्प तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो फूल होता है। क्या होता है?
फूल होता है, सला का तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो सलाई होता है। क्या होता है? सलाई होता है। और ये 14 जो है ये आपका तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो चतुर्दश होता है। क्या होता है? चतुर्दश। चतुर्दश क्या होता है? 14 का तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची आपसे पूछा है। पक्षी के जो पर्यायवाची होते हैं, पक्षी के पर्यायवाची द्विज है, विहग है, खग है, पखेरु है, पतंग है। ये सब क्या हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक, इनमें आप लोग देख लीजिए द्विज शब्द पक्षी का पर्यायवाची होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अपसरण का विलोम शब्द है। अपसरण का विलोम शब्द अभिसरण होता है। अपसरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अभिसरण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? देखिए, घात का विलोम प्रतिघात होता है। प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। शाश्वत का विलोम सदैव नहीं, ये नहीं है क्योंकि शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। शाश्वत का विलोम क्या है? क्षणिक है। और खग का मृग। बाकी सब सही हैं। ये जो आपका सी विकल्प है शाश्वत सदैव, ये युग्म असंगत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन मद का समानार्थी नहीं है? शिथिल का अर्थ होता है ढीला। क्या अर्थ होता है? ढीला। गर्व मद का समानार्थी है, मद समानार्थी है और नशा समानार्थी है। शिथिल मद का समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी से तात्पर्य है कि जो अर्थ मद का है वही अर्थ इनका भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी शब्द से तात्पर्य होता है एक शब्द जिसके कई अर्थ हों। एक शब्द जिसके कई अर्थ हों, यानी नग का क्या क्या अर्थ है, उनमें से एक शब्द ऐसा है जो नग का अर्थ नहीं है, वही आपसे पूछा है। नग पर्वत को भी कहते हैं, नग सूर्य को भी कहते हैं, नग सर्प को भी कहते हैं, लेकिन नग हाथी को नहीं कहते। हाथी को कहते हैं नाग। हाथी को कहते हैं नाग, नग नहीं कहते। तो नग का अनेकार्थी शब्द हाथी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए जो शब्द है वो है अध्यादेश। क्या होता है? अध्यादेश होता है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। जब सरकार कोई आदेश निकालती है आधिकारिक रूप से तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। का बरखा जब कृषि सुखाने, तब कहा जाता है जब कोई क्या होता है? काम समय पर ना हो। जब कोई समय पर कार्य नहीं होता है, यानी जब जो कार्य हो जाना चाहिए तब वो कार्य होता है, तो उसका तात्पर्य होता है कि उस समय उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वही है का बरखा जब कृषि सुखाने, ये मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ है, द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। कभी समाप्त ना होना, यानी जो वस्तु इतनी बड़ी है वो कभी समाप्त नहीं हो रही है, तो उसको उपमा दे दी जाती है द्रौपदी के चीर की। अगला प्रश्न देखिए। मनुजात और मनुजाद का अर्थ है। मनुजात और मनुजाद का अर्थ है, मनुजात से तात्पर्य है, मनुजात से तात्पर्य है मनु के पुत्र, मनु पुत्र। और मनुजाद से तात्पर्य है मनुजाद,
मनुजाद से तात्पर्य है नरभक्षक। क्या है? नरभक्षक। नरभक्षक, और इसे राक्षस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राक्षस कह सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव और राक्षस, क्योंकि मनु का पुत्र मानव होगा और राक्षस तो ये मनुजाद हो ही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय, यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है। उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है? ये दोनों शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्द नहीं होते हैं ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्द नहीं होते, ये शब्द नहीं होते हैं। शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्दांश, शब्द नहीं होते। ठीक है, और ये उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में जुड़ता है। तो परिक्रमा में हमने आप लोगों को शब्द को तोड़ना सिखाया था। तो कैसे आप शब्द तोड़ेंगे? शब्द कैसे तोड़ेंगे आप लोग? यहां पे कहां पे मात्रा है? यहां पे रा पे मात्रा है। तो जो शब्द जहां से जुड़ता है वहीं से टूट जाता है, इसको आप लोग तोड़ दीजिए तो ये यहां से अलग हो जाएगा। यहां से अलग हो जाएगा तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परि उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परि उपसर्ग हो जाएगा। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि संधि को हमको पहचानना है। संधि हम पहचान लेंगे तो हम संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। तो हमको यहां पहचानना है शब्द क्या है? शब्द क्या है? शब्द है अन्यान्य। शब्द क्या है? अन्यान्य। आप देखिए, बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द के बीच में कहीं यदि दीर्घ, कहीं यदि दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ दीर्घ स्वर, ई दीर्घ स्वर और उ दीर्घ स्वर, ये तीन कैसे होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। अगर किसी शब्द के मध्य में इन दीर्घ स्वरों की मात्रा है तो वो संधि कैसी होगी? उस शब्द में दीर्घ संधि होगी। ठीक है, आप लोग देखिए यहां क्या है? अन्यान्य, यहां पर दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ स्वर की मात्रा है तो ये कैसी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और इसको तोड़ने के लिए हमने क्या बताया था आपको? इसको तोड़ने के लिए हमने आपको बताया था कि ये शब्द जहां से जुड़ा है, यानी जहां पर दीर्घ स्वर की मात्रा है, वहीं से यह शब्द टूटेगा, क्योंकि वहीं से यह शब्द जुड़ा है। और जो शब्द जहां से जुड़ा होता है वहीं से टूटता है। तो ये यहां से जुड़ा है तो यहीं से टूटेगा। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्य। अन्य और अन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य और अन्य हो जाएगा। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह क्या होता है? सार्थक, सार्थक शब्दों के, सार्थक शब्दों के वर्णों का योग होती है संधि। क्या होती है? सार्थक शब्दों के वर्णों का योग होती है संधि। तो आपको यह सार्थकता का याद रखना है। सार्थकता रहनी चाहिए। आप जब विच्छेद करते हैं तो सार्थकता रहनी चाहिए। अगर ये चीजें आप याद रखेंगे तो आपसे संधि के सवाल गलत नहीं होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अन्य अन्य। ये कैसी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, और इसका जो विच्छेद होगा वो अन्य अन्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन टेक्निक बता रहा हूं। अगर यह टेक्निक आपने अपने दिमाग में सेट कर ली तो यहां से कभी सवाल नहीं गलत होंगे, यह मेरा आपसे वादा है। क्या करना है आपको? आपको देखना है किसी शब्द के मध्य में या, वा और रा, अगर ये तीनों हैं, या है, वा है, रा है, अगर ये तीनों हैं और इनके साथ, सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके साथ क्या हो? कोई आधा वर्ण हो,
कोई आधा वर्ण हो, आधा वर्ण हो तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। याद रखिएगा, अगर किसी शब्द में मध्य में या वा और रा है और उसके साथ आधा वर्ण जुड़ा हुआ है तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यण संधि। ठीक है। और संधियों की पहचान यहां पे देख लीजिए। अगर आपको गुण स्वर संधि की पहचान करनी है तो गुण स्वर संधि के लिए आप क्या करेंगे? आप संयुक्त स्वरों को लीजिए। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए, ऐ, ओ और औ। ये कैसे शब्द होते हैं? ये कैसे वर्ण होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। आप इनमें से इन दो को लीजिए, ए को लीजिए और ओ को लीजिए। ए और ओ, इन दोनों को आप लीजिए और आप देखिए कि किसी भी शब्द के मध्य में, किसी भी शब्द के मध्य में एक मात्रा है क्या? एक मात्रा है क्या? चाहे वो ए की हो या ओ की हो। अगर एक मात्रा है, अगर एक मात्रा है तो 99% शब्द जो होते हैं वो उनमें कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। क्या बोला मैंने? ए की और ओ की अगर किसी शब्द में एक मात्रा है, एक मात्रा है तो 99.99% शब्द में गुण स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। और वृद्धि संधि की अगर हम बात करें, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में हम क्या करेंगे? अगले दो संयुक्त वर्ग स्वर ले लीजिए, ऐ ले लीजिए, ऐ ले लीजिए और औ ले लीजिए। इन दो, अगर किसी शब्द में, अगर किसी शब्द में क्या होता है? गुण में हमने क्या देखा था? एक मात्रा है और यहीं पे वही वर्ण है एक मात्रा बढ़ के, तो यहां क्या होगा? एक मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी शब्द में, अगर किसी शब्द में दो मात्राएं हैं, चाहे वो ए की हो या औ की हो, तो उस शब्द में कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, परमेश्वर, 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 परमेश्वर में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। और एकैक, एकैक, एकैक में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। देखिए इसमें एक मात्रा है और इसमें कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं हैं। ध्यान रखिएगा, इस टेक्निक को आप लोग याद रखिएगा, सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। गुरुदेव शब्द में समास है। देखिए गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास होगा। गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास होगा, मतलब गुरु के देव, गुरु के देव, गुरु के समान देव, यानी देव के गुरु के समान देव, गुरु के समान देव। कर्मधारय समास क्या होता है? विशेषण विशेष संबंध होता है। इसमें क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। आप इस शब्द को देखिए, देव शब्द है, देव शब्द है और गुरु है, मतलब देव तो हैं, गुरु के समान देव हैं, गुरु के समान देव हैं। ये इसका विशेषण है और ये इसका विशेष्य है। तो जिस शब्द में विशेषण विशेष्य होता है वो शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। एक शब्द याद रखिएगा, एक शब्द आपसे पूछता है गुरु भाई, एक शब्द आपसे पूछता है गुरु भाई। अब गुरु भाई में कौन सा समास होगा? बताइए, गुरु भाई में कौन सा समास होगा? गुरु भाई में कर्मधारय समास नहीं होगा, गुरु भाई में कर्मधारय समास नहीं होगा। गुरु भाई का जो विग्रह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुरु का शिष्य, गुरु का शिष्य, यानी गुरु भाई। गुरु भाई कौन होता है? आप भी किसी गुरु के शिष्य हैं, वो भी किसी गुरु का, वो भी, आप भी जिस गुरु के शिष्य हैं वो भी उसी गुरु का शिष्य है। तो ये क्या हो गया? गुरु का शिष्य हो गया। अब जैसे ही यहां पे कारक चिन्ह आया, और जब कारक चिन्ह आ जाता है तो इसमें कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। और कितने कारक चिन्हों का प्रयोग होता है? 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। कब कब प्रयोग होता है? जब हम इनका विग्रह करते हैं तब। इस शब्द को याद रखिएगा, गुरुदेव में कर्मधारय समास और गुरु भाई में तत्पुरुष समास। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
संरचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण नहीं है। संरचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार के भेद होते हैं, सरल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य। संरचना के आधार पर यह वाक्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। तो इसमें आज्ञार्थक वाक्य आपका संरचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में त्रुटिपूर्ण वाक्य है। देखिए, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, यही त्रुटिपूर्ण है भाई। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है, ये यहां नहीं होगा, शुद्ध गाय यहां नहीं होगा, गाय का यहां हो जाएगा। गाय का शुद्ध घी मिलता है, गाय का शुद्ध घी मिलता है, गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये शुद्ध यहां पर नहीं होगा, यही क्या है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द भगीरथी नहीं होगा, भागीरथी बिल्कुल यही हो जाएगा। भागीरथी आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सब कैसे हैं, अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए। कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय क्या होता है, अभी हमने चर्चा की थी। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। क्या जुड़ता है, बाद में जुड़ता है। और उपसर्ग कहां जुड़ता है, पहले जुड़ता है। उपसर्ग कहां जुड़ता है, पहले जुड़ता है। और शब्द प्रत्यय कहां जुड़ता है, बाद में जुड़ता है। यह क्या होता है, उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग। तो कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय है। कौन सा है, इष्ट प्रत्यय है। बाकी ये इष्ट और इष्ट नहीं है, इष्ट है, ये ठा है, कनिष्ठ। तो इष्ट प्रत्यय है कनिष्ठ शब्द में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, ये अवतरण के आधार पर प्रश्न 29 और 30 का उत्तर दीजिए। ये एक पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पैराग्राफ को हल करने का एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत शानदार तरीका है। अगर इस तरीके से आप पैराग्राफ को हल करें, अगर इस तरीके से आप पैराग्राफ को हल करेंगे तो आपके पैराग्राफ से प्रश्न गलत नहीं होंगे। पैराग्राफ को पढ़ते समय आपको अपना दिमाग सिर्फ एक जगह लगाना है। कहां लगाना है, यदि आपसे शीर्षक पूछा है, यदि आपसे शीर्षक पूछा है तो आप दिमाग लगाइए कि पैराग्राफ का शीर्षक क्या हो सकता है। उसके बाद शीर्षक अगर आपने चूज कर लिया और शीर्षक आपने चुन लिया, चुनने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने दिमाग को पैराग्राफ के अनुसार चलाना है। अपना दिमाग फिर नहीं लगाना है, फिर आपको पैराग्राफ के अनुसार ही चलना है। और अगर ऐसा आपने किया तो फिर प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। क्या है, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत रहते हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वस्त्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के साधन भी बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बन जाता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के 2 प्रमुख उपादान हैं। क्या है, कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के 2 प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं।
अब देखिए क्या प्रश्न पूछा है आपसे। आपसे प्रश्न पूछा है उक्त अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक होगा, उक्त उपकरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। क्या हो जाएगा भाई, शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? आपने अभी देखा कार्य तत्परता, मतलब जो अपने कार्य में तत्पर हैं, जो अपने कार्य में तत्पर हैं उसी के इर्द गिर्द ये पूरा शीर्षक, पूरा अवतरण या पूरा पैराग्राफ घूमा है। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो कार्य की तत्परता हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उपादानों में एक प्रमुख है। आप लोग देखिए सबसे लास्ट में जो उपादान थे दो थे, कार्य को शीघ्रता से करना और तत्परता। तो यह तत्परता इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप पैराग्राफ को हल करेंगे तो आपसे पैराग्राफ के प्रश्न गलत नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना है पैराग्राफ में आपको शीर्षक ढूंढने के लिए अपना दिमाग लगाना है, और शीर्षक आपने ढूंढ लिया उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पैराग्राफ के अनुसार ही चलना है। जो पैराग्राफ कह रहा है वैसे ही चलना है, अपना दिमाग फिर ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ये आप लोगों के लिए हिंदी मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज की अति महत्वपूर्ण क्लास थी। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।